नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे पदबंध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से कहा जा सकता है, अलग सा टॉपिक है। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं नियमानुसार वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के शब्द यहाँ पर अपन सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो पहला पारिभाषिक शब्दावली का शब्द आपके सामने है INVENTORY। क्या बोल सकते हैं अपन? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? देखिए, इन्वेंट्री का शाब्दिक अर्थ होता है माल सूची। माल सूची, अपन यूं कह सकते हैं कि कोई भी माल, कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है, वो जहां पर रखा गया है सूचीबद्ध तरीके से, या अपन यूं कह सकते हैं जिसकी सूची बनाई गई है उसी को ही अपन कहते हैं इन्वेंट्री। अपन सामान्य तौर पर इस भाषा में भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई ट्रंक है, ट्रंक का मतलब कोई सूटकेस है, कोई बैग है, जिसे भी एक प्रकार की इन्वेंट्री कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी अपन अनेक प्रकार की वस्तुओं को रखते हैं। माल या पदार्थ या वस्तुएं एक ही बात होती है, तो उसमें अपन पदार्थों को रखते हैं, तो इसलिए वो एक इन्वेंट्री कही जा सकती है, माल सूची कही जा सकती है, क्योंकि उसमें माल रखा गया है। तो उसी प्रकार से जो माल को सूचीबद्ध कर दिया जाता है या माल का संग्रहण कर दिया जाता है, उसके लिए अपन इन्वेंट्री शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरे शब्द की बात करें तो आपका जाना माना शब्द GUARANTEE। समझ गए होंगे क्या शब्द है ये शब्द है गारंटी। अब गारंटी शब्द अपन काम में भी लेते हैं, बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, परंतु अफसोस कि उसका हिंदी अर्थ कोई भी काम में नहीं लेता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और जिस समय एग्जाम में यदि ये शब्द आ जाए तो शायद आप इस संबंध में इतना धोखा करें कि क्या कर सकते हैं, इसका कभी हिंदी भी देख लेते तो शायद अच्छा होता। तो हिंदी इसका होता है प्रत्याभूति। प्रत्याभूति यानी प्रति और आ और भूति। भूति का मतलब भुगतान से लिया जाएगा, यानी यदि आपकी कोई भी वस्तु है, वो वस्तु खराब निकल जाती है, तो उसके प्रति दूसरी चीज का भुगतान किया जाएगा। तो दूसरी चीज का भुगतान जब किया जाता है तो तब अपन अपनी वस्तु की सेफ्टी मान लेते हैं कि हमारी वस्तु बिल्कुल सुरक्षित है, यदि ये खराब भी हो जाएगी तो हमें उसके बदले दूसरी मिलेगी, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? गारंटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द। और उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है खीस। किसे कहते हैं खीस? देखिए, जो गाय या जो भैंस होती है, या अपन कोई भी पशु कहें जो दुधारू पशु होता है, उसका प्रसव होता है, और प्रसव के बाद जब अपन प्रथम दुग्ध दोहन करते हैं, प्रथम दूध निकालते हैं प्रथम बार, तो उसे ही खीस कहा जा सकता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि प्रथम, या पूरा ही लिख लेते हैं अपन, क्या गाय या पशु कर देते हैं, पशु के प्रसव के बाद प्रथम बार दुग्ध दोहन ही क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। हाँ, आपने अगर गांव का कोई बच्चा है तो वो तो जानता होगा, सामान्यतः जब तक गाय या भैंस दूध देती है और वो दूध फटता है, गाय भैंस तो काफी टाइम तक दूध देती हैं, परंतु जब तक उनका दूध फटता है, यानी वो चाय आदि के काम में नहीं लिया जाता, तब तक उसे खीस ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फटता है, और फटता है तो उसका वो खीस बनाया जाता है, जिसे मावा कह सकते हैं, जिसमें दूध का पानी जल जाता है और उसके बाद जो भी बचता है उसको अपन खीस बनाना कहते हैं, सामान्य आम ग्रामीण बोलचाल की भाषा में। बात करते हैं अंतिम चौथे शब्द की। तो चौथा शब्द है कोयडो। कोयडो क्या होता है? ये एक
प्रकार का खेल होता है, एक प्रकार का खेल। और सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग होली पर खेले जाने वाले खेल के लिए ही किया जाता है। कहा जाता है ना कि जो देवर और भाभी जब गुलाल खेलते हैं तो वो कोयड़ो, भाभी है वो कोयड़ा मारती है, तो उसे ही अपन कोयड़ो कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का खेल है। सामान्यतः यदि विकल्प में आएगा तो इसी प्रकार से आएगा, एक प्रकार का खेल। तो ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपनों ने देखा इन्वेंट्री यानी माल सूची, गारंटी यानी प्रत्याभूति, खीस पशु के प्रसव के बाद प्रथम दुग्ध दोहन ही क्या कहलाता है, खीस कहलाता है। और कोयड़ो एक प्रकार का गेम यानी खेल होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है। और महत्वपूर्ण कौन सा टॉपिक चल रहा है, पदबंध चल रहा है। पदबंध, ये जो पदबंध टॉपिक है उसमें अपन देख रहे थे कि भाई जिस भी व्याकरणिक कोटि से संबंधित पदों को बांध दिया जाए या जिस भी व्याकरणिक कोटि से संबंधित अधिकतम पदों को एक साथ बांध दिया जाए, एक वाक्य में पिरो दिया जाए, तो वहां पर अपन उसी प्रकार का पदबंध मान लेते हैं। कि मान लीजिए एक वाक्य में संज्ञा के पद अधिक आ रहे हैं और संज्ञा के अधिक पदों को बांध दिया गया है, तो वहां पर संज्ञा पदबंध मान लिया जाएगा। और यदि विशेषण के पदों का प्रयोग अधिक आ रहा है तो वहां पर विशेषण पदबंध मान लिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं एक वाक्य आपके सामने लिख रही हूं और उस वाक्य में आप चयन करके मुझे बताएंगे कि किस प्रकार का पदबंध है। देखिए प्रश्न ये है, यह मकान इस गली के सभी मकानों में, हालांकि मैं बता चुकी हूं, यदि आपने पिछली क्लासेस देखी है तो आप बता भी सकते हैं। यह मकान इस गली के सभी मकानों में सबसे बड़ा है। आप मुझे पदबंध का चयन करते हुए बताइए कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो यह मकान इस गली के सभी मकानों में सबसे बड़ा है। हाँ, इसके साथ ही मैं बता देती हूँ कि एक बच्चे का कमेंट था कि एकार्थक शब्द और अनेकार्थक में क्या अंतर है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो शब्द है सभी के सभी पर्याय शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थक है, अनेकार्थक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इन शब्दों पर भी अपन एक दिन चर्चा करेंगे। युग्म शब्द भी होते हैं, लोकोक्ति मुहावरे भी होते हैं, तो उनकी पहचान सामान्यतः किस प्रकार से की जा सकती है। आपका कमेंट हमें मिल चुका है, हम आपको इससे संबंधित एक विशिष्ट क्लास दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यह मकान इस गली के सभी मकानों में सबसे बड़ा है। किस प्रकार का पदबंध इसे कहा जा सकता है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आया है यह मकान, यानी मकान के साथ यह शब्द प्रयोग हुआ है। यह शब्द क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से सर्वनाम शब्द है, हम जानते हैं, है ना। और मकान शब्द क्या है, मकान शब्द है संज्ञा। किसी जगह पर कोई मकान बना हुआ है तो उसके लिए एक शब्द काम में लिया गया है, यानी एक ढांचा बना हुआ है ईंटों और सीमेंट का, उसे नाम दिया गया है मकान। चूंकि उसका नाम है तो नाम तो सदैव संज्ञा होती है, तो इसलिए यहां पर यह संज्ञा होगी। अब संज्ञा के तुरंत पहले या ठीक पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग है, या फिर मैं यूं कहूं कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग और सर्वनाम के तुरंत बाद संकेतित संज्ञा लिख दी गई है, संकेतित संज्ञा लिख दी गई है। तो इसलिए यह जो शब्द है वो सर्वनाम न कहलाकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह सर्वनाम का काम न करके विशेषण का काम कर रहा है, तो इसलिए ये विशेषण का अंतिम चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और यदि बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप जाइए अपने चैनल पर, इससे संबंधित भी क्लास आ चुकी है। विशेषण टॉपिक की अपनी बहुत ही अच्छी क्लास आ चुकी है, विशेषण टॉपिक की अपनी मेगा क्लास भी है,
और इसके साथ साथ आधे आधे घंटे वाली क्लास भी है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आधे घंटे वाली क्लासेस में आप क्लियर करिए, क्योंकि उनमें विस्तार पूर्वक चीजें समझाई गई है। ठीक है, तो यह है मकान। अब यहाँ पर इस गली, तो वही बात है, यहाँ पर भी क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि इस शब्द सर्वनाम है और गली संज्ञा है, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण चला जाएगा। और मकान कितने, सभी मकान, ये भी विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। क्यों? क्योंकि कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने का उत्तर सदैव विशेषण होता है। कैसा, कैसी, कैसे का उत्तर हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है, जबकि कितना, कितनी, कितने का उत्तर सदैव संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर ये भी विशेषण हो गया। उसके बाद बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, ये भी मैंने आपको बताया था कि विशेषण शब्द होता है। और ये शब्द ऐसा है जो मूलतः विशेषण शब्द है। तो इसलिए यहां पर आप देखिए कि ये शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये संज्ञा, यानी संज्ञा शब्द एक आ गया। उसके बाद ये भी संज्ञा, दो शब्द आ गए। ये कारक चिन्ह आ गया एक, ठीक है। मकान, ये फिर संज्ञा आ गया। संज्ञा एक आया था, दो आया था, तीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर कारक चिन्ह आ गया, में एक आया था, दूसरा आ गया। उसके बाद होना, ये क्रिया शब्द आ गया और क्रिया शब्द एक ही आया। देखिए यहां पर तीन तो संज्ञा शब्द आए हैं, दो कारक आए हैं और एक क्रिया आया है, ठीक है। अपन देख लेते हैं, संज्ञा कितने आए हैं, तीन, कारक कितने आए हैं, दो, और क्रिया कितने आए हैं, एक। इतने पद आए हैं। इसके बाद बचता है विशेषण। विशेषण शब्द एक, दो, तीन, ये भी प्रविशेषण है चार, और ये भी पांच। यानी विशेषण पद ये प्रविशेषण में जाएगा, और मूलतः विशेषण भी ले तो भी विशेषण शब्द भी कितने हैं, चार है। यानी अधिकता किसकी है, विशेषण पदों की है। और प्रधानता भी देख लीजिए, यह मकान इस गली के सभी मकानों में बड़ा है, यानी ज्यादातर प्रधानता भी किसकी दिखाई दे रही है, विशेषण पदों की दिखाई दे रही है। तो इसलिए इस वाक्य में किस प्रकार का पदबंध माना जाएगा, विशेषण पदबंध माना जाएगा। हालांकि ये मैं समझा चुकी हूं, फिर भी मैंने आपको बताया है फिर से, ताकि ये आपको और अधिक अच्छे से क्लियर हो जाए। विशेषण पदबंध वहीं से आएगा जहां पर आप पढ़ चुके हैं। आप विकारी शब्द पढ़ चुके हैं, आप अविकारी शब्द पढ़ चुके हैं, सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर अपना ये प्रश्न गलत क्यों हो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, और कोशिश कीजिए कि सभी शब्दों को आप समझें। उन टॉपिक्स को याद रखते हुए इस टॉपिक को करने के लिए बैठे। कौन से टॉपिक को, विकारी और अविकारी जो आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्रिया पदबंध की ओर। तो संज्ञा देख लिया, सर्वनाम देख लिया, विशेषण देख लिया। यानी विकारी शब्दों में अपन अंतिम पदबंध पर आ चुके हैं, और अंतिम पदबंध के रूप में अपन किसका अध्ययन करेंगे, अपन क्रिया पदबंध का अध्ययन करने वाले हैं। तो क्रिया पदबंध, और आपको ये भी पता है कि अगली जो अपनी क्लास आने वाली है वो मेगा क्लास, क्योंकि संडे आ रहा है। तो संडे को अपनी जो क्लास होती है वो मेगा क्लास होती है, और मेगा क्लास में अपन किसी विशेष टॉपिक को लेकर आते हैं जो शायद एक ही क्लास में पूरा हो जाए। देखिए छठी जो यूनिट आपकी चलती है एसआई की एग्जाम में, हालांकि ये पदबंध टॉपिक रीट की एग्जाम में भी चलता है, तो एसआई की एग्जाम में जो यूनिट चलती है काल, वचन और लिंग, पुरुष, उसके साथ साथ वृत्ति, वाच्य, उस यूनिट में यदि अपन देखें तो लगभग सारे टॉपिक अपने क्लियर हो चुके हैं, एक चीज को छोड़कर। और एक कौन सा टॉपिक बचा है, वचन बचा है।
तो अगली जो क्लास आने वाली है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां पर अपन वचन पढ़ने वाले हैं, और वचन टॉपिक को भी आप इतना हल्के में लेते हैं कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और सामान्य से प्रश्न अपने गलत हो जाते हैं। तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान नहीं देते हो तो मत दीजिए, आप एक क्लास जरूर देख लें तो वचन तो टॉपिक आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक टॉपिक आपके इस यूनिट में नहीं परंतु अगली यूनिट में चलता है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह जो टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। मात्र आधे घंटे से 45 मिनट का टॉपिक है। यदि आपने एक बार देख लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और एक प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। तो कम से कम अपन उन प्रश्नों को सिक्योर करें सबसे पहले जिनमें गलती की संभावना नहीं हो, और विराम चिन्ह में किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावना नहीं बनती यदि आपने बस थोड़ा सा 30 से 45 मिनट इस टॉपिक को दे दिया है। तो यदि 30-45 टॉपिक में आपके 2 नंबर भी सुरक्षित होते हैं तो कम से कम आप 2000 के प्लस चले जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर पर 1000 बच्चे आपको मिलेंगे। तो आप 2000 के प्लस चले जाते हैं तो क्यों ना अपन ऐसा काम जरूर करें। तो इसलिए अपनी इस जो संडे को क्लास आने वाली है वो विराम चिन्ह की क्लास आने वाली है, यानी एक बार एक क्लास देख लीजिए, बाद में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न भी इसमें से एक तो जरूर पूछा जाएगा, यानी आपके कम से कम 2 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ अपन वचन पढ़ने वाले हैं तो वचन भी आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विराम चिन्ह और वचन एग्जाम नजदीक आ चुकी है, एक बार उन क्लासेस को देख लीजिएगा ताकि आपके ये दोनों टॉपिक भी आराम से अच्छे से क्लियर हो जाए। क्रिया पदबंध, देखिए क्रिया किसे कहते हैं? कार्य कर, जहां पर कार्य का होना पाया जाए उन पदों में अपन क्रियापद मानते हैं, उन पदों को अपन क्रियापद कहते हैं। तो क्रियापद जो समूह होगा वहीं पर अपन क्या मानेंगे? क्रियापदबंध मानेंगे, यानी क्रिया के पदों का यदि कहीं पर समूह है तो वहां पर क्रियापदबंध माना जाएगा। देखिए मान लीजिए एक वाक्य है और वाक्य क्या है? लड़का यहां घूमा। किस प्रकार का है? लड़का है, यहां है, घूमा है। इन तीनों पदों में जो क्रियापद है वो कौन सा है? हम जानते हैं कि घूमना क्रिया है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग ही इस टाइप का हो जाता है कि सामान्य सी चीजें अपन पता नहीं क्या सोचने लगते हैं, वहां पर 2 और 2 4 नहीं 6 होने लग जाते हैं। दिमाग ही इस तरीके से काम करने लगता है। तो आप कोशिश करिए कि क्रियापद या क्रिया टॉपिक भी बड़ा टॉपिक चलता है सिलेबस में, तो उससे संबंधित भी प्रश्न आएंगे, क्रियापदबंध से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्रिया शब्दों का पता लगाने के लिए अंत में ना लगाकर देख लीजिए, यदि ठीक बैठ रहा है, सेट हो रहा है तो वहां पर अपना क्रियापदबंध माना जाएगा। अब लड़कना कोई शब्द नहीं होता, यहाना कोई शब्द नहीं होता, घूमना एक शब्द है, तो यहाँ पर ना की सेटिंग हो रही है, ना सेट बैठ रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या मान सकते हैं? अपन क्रियापदबंध मान सकते हैं, सॉरी क्रियापद मान सकते हैं। ठीक है, पद किसे कहेंगे? यदि अपनों सीधा का सीधा घूमना शब्द लिख दिया तो यहां पर तो ये शब्द है, जैसे ही अपनों ने वाक्य में प्रयोग किया ये क्या कहलाया? पद कहलाया। तो यहां पर मात्र एक पद आया है क्रिया का और कोई भी पद नहीं है, तो अपन इस वाक्य में क्रिया पदबंध नहीं मानेंगे, यहां पर अपन सिर्फ और सिर्फ इस वाक्य में क्रिया पद मानेंगे। यही है पद और पदबंध में अंतर, क्योंकि वाक्य में यदि एक शब्द आ रहा है तो वह पद है, और यदि पदों का समूह आ रहा है तो वह क्या है? पदबंध है, यानी पदों को बांधा गया है। अब इसी वाक्य को मैं यहां पर इस प्रकार से लिख दूं कि लड़का यहां रोजाना घूमता फिरता रहता है।
देखो कैसी इमेज बन गई है लड़कों की, है ना। ये सिर्फ मजाक है। तो लड़का यहाँ रोजाना घूमता फिरता रहता है। अब देखिए लड़का संज्ञा है, यहाँ भी एक व्याकरण में यदि अपन माने तो अव्यय शब्द है, रोजाना समय सूचक शब्द है, घूमना, फिरना, रहना, होना, ये चारों के चारों क्रियापद है। तो क्रियापद कितने आए हैं? 4। तो अपन यहां पर क्या मानेंगे? क्रियापद बंध यहां पर मान लेंगे, क्योंकि 4 क्रियापदों को बांध दिया गया है, इसलिए यहां पर इस वाक्य में क्रियापद बंध माना जाएगा। और यदि अपन उदाहरण के रूप में वाक्य देखते हैं तो देखिए अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार फलता फूलता, भ्रष्टाचार फलता फूलता चला जा रहा है। अब देख लीजिए आप स्वयं, एक शब्द को यदि छोड़ें तो सारे के सारे क्रियापद है। फलना, फूलना, चलना, जाना, रहना, होना, सभी के सभी क्रियापद बंद है, या सभी के सभी क्रियापद है जिनको बांध दिया गया है, इसलिए इस वाक्य में भी क्या माना जाएगा? क्रियापद बंध माना जाएगा। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार शब्द को छोड़ दे तो इसमें सभी के सभी क्रियापदों को बांधा गया है, यहां पर भी क्रियापद बंध माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और उदाहरण भी यहां पर देख लेते हैं। और उदाहरण कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए अपनी आने वाले संडे में मेगा क्लास, और वो भी मोस्ट टॉपिक की आ रही है ना। तो अब यहां पर मैंने आपको सूचना दे दी है कि भाई आने वाली क्लास में अपन बहुत ही मोस्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ऐसा टॉपिक जो एक क्लास में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं से भी नहीं भी पढ़े, विराम चिन्ह कहीं से भी मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक क्लास देख लीजिए। क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि भाई अपनों ने टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ाया है या अपन टॉपिक बहुत अच्छा लेकर आ रहे हैं, अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं। टॉपिक ही लिमिटेड है, सीमित टॉपिक है, निश्चित भेद है, निश्चितता है कि भाई इतने ही विराम चिन्ह होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। तो जब अपनों ने पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया तो प्रश्न आएगा कहां से? बाहर तो जा नहीं सकता। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि भाई इस टॉपिक में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है, असीमितता है ही नहीं। तो यहां पर मैंने आपको कह दिया कि ये मैं नहीं मान सकती, अब कल को आप कह दोगे कि हमें सूचना ही नहीं मिली, तो मैं यहां पर यूं कहूंगी कि मैं नहीं मान सकती कि आपको इस संबंध में सूचना नहीं मिली। ये वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि आपको सूचना नहीं मिली, आपको सूचना नहीं मिली, यह माना नहीं जा सकता, यह माना नहीं जा सकता। अब ये टॉपिक है, देखिए, मिलना, मानना, जाना, सकना कैसे पद है? हम मानते हैं क्रियापद है, क्रियापद है। और क्रियापद यदि है, और कितने क्रियापद है अपन देख सकते हैं कि 4 क्रियापद है, चारों क्रियापदों को बांधा गया है, तो इसलिए अपन यहां पर भी क्या मान सकते हैं? क्रियापद बंध मान सकते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो उसके साथ साथ यदि अपन एक वाक्य और देखें तो देखिए, एक कोई बच्चा है, बच्चे बड़ी उछल कूद करते हैं, खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं ना। कुछ बच्चे होते भी बड़े शैतान हैं। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि बच्चा यानी एक बच्चा यहां उछलता उछलता
कूदता, उछलता कूदता, खेलता फिरता रहता है। ये ले देखिए, मात्र 2 पदों को छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद उछलना क्रियापद, 2 पद छोड़ दिए, उछलना क्रियापद, कूदना क्रियापद, खेलना क्रियापद, फिरना क्रियापद, क्रियापद, रहना क्रियापद, होना क्रियापद। यानी उछलना कूदना खेलना फिरना रहना होना, कितने आगे? 6 पद एक साथ आए हैं। क्रिया के 6 पद एक साथ आए हैं और 6 पदों को एक साथ बांध दिया गया है, इसलिए अपन यहां पर क्रिया पदबंध मान सकते हैं। अब देखिए, अब ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये बताइए। देखिए, पदबंध से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पद परिचय के भी प्रश्न आ सकते हैं, मैं पहले क्लास में भी बता चुकी हूं, और पदबंध से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। यानी इस प्रकार का वाक्य देकर और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन सा पदबंध है या निम्न वाक्य किस पदबंध से संबंधित है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया पदबंध नहीं है, निम्न में से किस वाक्य में संज्ञा पदबंध नहीं है या है। दोनों प्रकार के ये प्रश्न आ सकते हैं। साथ साथ पद परिचय से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। और पद परिचय में मैंने आपको देखा था कि जिस भी पद को रेखांकित कर दिया जाए, किसी भी एक पद को रेखांकित किया जा सकता है और उससे संबंधित लिंग, वचन, पुरुष, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लिंग, वचन, पुरुष, और यदि क्रिया है तो क्रिया में काल भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि से संबंधित बातें पूछना या बातें बताना ही क्या होता है? पद का परिचय होता है। अब इस पद की, मान लीजिए ये पद है, ठीक है, ये पद अपन जानते हैं कि सार्वनामिक पद है, तो इस पद का पूरा परिचय देना, इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, और व्याकरणिक कोटि क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण क्या है। तो व्याकरणिक कोटि, लिंग, वचन, पुरुष, इन सभी का परिचय देना या इस पद का पूरा परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो कोशिश कीजिए आप 10 वाक्य ऐसे अपने आप लिखें, खुद से लिखें, जिनमें आप प्रत्येक शब्द का चयन करें कि इसमें ये लिंग है, ये वचन है, ये पुरुष है और ये इसकी व्याकरणिक कोटि है। यदि आपने 10 वाक्य लिखे और उनमें से पद परिचय कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी व्याकरण क्लियर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि पद परिचय में आप देखेंगे पहले तो व्याकरणिक कोटि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, देखिए 5 टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुए। उसके बाद आप देखेंगे लिंग टॉपिक आपके स्पेशली दिया गया है। वचन देखेंगे, वचन भी स्पेशली दिया गया है। पुरुष देखेंगे, पुरुष स्पेशली दिया गया है। तो कम से कम 8-9 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 10 वाक्य लिखिए, खुद से जो मन में आता है पहले लिख दीजिए, उसके बाद उनका पद परिचय कीजिए, आपकी पूरी की पूरी व्याकरण क्लियर हो जाएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, उसके बाद अपन बात करते हैं विकारी पदों से संबंधित अपनों ने पदबंध का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद अपन बात करते हैं अविकारी शब्दों की। पहले तो देखते हैं अविकारी शब्द होते क्या है। अविकारी शब्द यानी अपरिवर्तित शब्द, अपरिवर्तित शब्द अविकारी कहलाते हैं। अब अविकारी या अपरिवर्तित जो शब्द होते हैं वो किस आधार पर अपरिवर्तित रहते हैं? क्या अपने आप ही कोई पद बदल जाता है? नहीं, कोई भी शब्द बदलता है वो लिंग के आधार पर बदलता है, यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दो तो बदल जाएगा। वचन के आधार पर बदलता है, पुरुष के आधार पर बदलता है।
और यदि कोई पद इन तीनों के आधार पर भी नहीं बदलता, अपरिवर्तित रहता है, तो उसे अपन अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो आप आज ऐसे करिएगा, अविकारी शब्दों को देख लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि अपन आगे जब भी अविकारी पदबंध देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।